हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज बजट की इस खास पेशकश में हमारे साथ दो गेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट जुड़े हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे सरकार ने कई ऐलान किए हैं, हालांकि बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं है। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं, अखिल चंद्रा जी हैं जो ग्रैंड थॉर्नटन भारत से जुड़े हमारे पार्टनर्स हैं। उनसे जानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स पर क्या बड़े ऐलान हैं और सबसे पहले क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही थी, कोई बहुत बड़ी घोषणा की बात थी लेकिन वो नहीं हो पाई। तो सर बताइए सबसे पहले। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले तो कोई बहुत बड़ी घोषणा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी जीएसटी 2.0 आया है जिसमें सरकार ने बहुत सारे लाभ ऑलरेडी दिए हैं टैक्स पेयर्स को, और जिससे लगभग 350 गुड्स के ऊपर जो टैक्स रेट हैं वो कम हुए। और एज पर आर एस्टीमेट अराउंड 1.2 to 2 लाख करोड़ का जो एडिशनल सेविंग्स था वो पब्लिक के पास गया, जो कि दोबारा लोग खरीद के और दोबारा इकोनॉमी में आ जाएगा। तो उसी को कंसोलिडेट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिनकी हम अपेक्षा कर रहे थे वो आए हैं। जैसे जीएसटी 2 में एक रिकमेंडेशन थी कि इंटरमीडियरी के ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म कर दिया जाए, ताकि जितने भी सप्लाई एक्सपोर्ट हों सबके सब वो एक्सपोर्ट माने जाए और उसके ऊपर लिटिगेशन जो है वो ख़त्म की जा सके, तो वो कर दिया गया है। इसके अलावा डिस्काउंट को क्लैरिफाई किया गया है और उन्होंने कहा कि हर तरीके के डिस्काउंट जो हैं वो एक्सेप्टेबल होंगे और उसके ऊपर जीएसटी की छूट मिल जाएगी। वो जीएसटी में ये दो बड़े अमेंडमेंट थे जिनकी हम अपेक्षा कर रहे थे और वो हुए हैं। इसके अलावा कस्टम्स में रेट्स के ऊपर तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं इन्होंने, लेकिन प्रोसीजरल चेंजेस काफ़ी किए हैं। और जैसा कि कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में असेसीज के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिया गया है और चीज़ों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी जैसे कस्टम्स में हम फाइल करते हैं या और भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं या बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, उस सब के लिए 3 या 4 वेबसाइट हैं, डिफरेंट वेबसाइट हैं जिनके ऊपर हमें जाना पड़ता है। अब सरकार ने कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर उन चारों को एक कर देंगे। जैसा हमने जीएसटी में देखा एक वेबसाइट है, वैसे ही एक वेबसाइट कस्टम्स में कर देंगे। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी कि एक इंपोर्टर को 4 वेबसाइट के 4 की जगह एक ही उस पर जाना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने एयू जो थे 2-3 को उनको दिया है कि वो 15 दिन की बजाय 30 दिन के अंदर अपनी ड्यूटी पे कर सकते हैं, तो हर बिल ऑफ एंट्री के ऊपर ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। कुछ एसीजेड से रिलेटेड उन्होंने बेनिफिट दिए हैं, मतलब एसीजेड एक आफ्टर जो इनकम टैक्स बेनिफिट हटाने के बाद से एसीजेड इतना ल्यूक्रेटिव नहीं रह गया था और देश बिल भी खत्म हो गया था। तो एसीजेड एक ऐसा था जिसमें लोग निवेश नहीं करना चाहते थे, तो उसमें उन्होंने कुछ बेनिफिट दिए हैं कि भाई यदि एसीजेड वाला कोई डीटीए में बेचेगा तो उसको कंसेशनल रेट पे जीएसटी और टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो इस बजट में की गई हैं। सो अगेन यदि आप मुझसे पूछें तो ये कंसोलिडेशन है। दे वांट टू मेंटेन स्टेबिलिटी, उनको स्थायित्व चाहिए, उनको वो ये नहीं चाहते, वो रोज रोज टैक्स चेंज नहीं करना चाहते। और शायद आगे से यही रहेगा कि बजट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बजट से बाहर होंगे या स्थायित्व जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा। जी सर, और डायरेक्ट टैक्स में तो रैशनलाइजेशन की बात हुई, आप डायरेक्ट टैक्स में बताइए क्या बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही थी और ओवरऑल बजट को कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो जब आज आई थिंक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है कि इट्स अ 9th बजट स्पीच गिवन बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर द 9th ईयर, एंड द स्पीच वाज फॉर 85 मिनट्स। 85 मिनट्स की वो स्पीच थी और उसमें जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने आई थिंक 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को, युवा शक्ति, आज का जो बजट है वो युवा शक्ति से ड्रिवन है और इंस्पायर्ड है। 3 जो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य, 3 कर्तव्य, तो उससे वो इंस्पायर्ड है। तो उन्होंने उसमें जो कर्तव्य है उसमें युवा शक्ति की एनर्जी को लेते हुए ये बोला कि हमारा आने वाला जो, जैसे मनोज जी ने बोला कि जो आने वाला दे पेड लेड द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। पहला उन्होंने बोला कि हमारे को एक इंक्लूसिव इकोनॉमी के ऊपर काम करना है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं
उसको देखते हुए हमारे को एक ऐसा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम बनाना है जिससे हमारे को इम्पैक्ट ना आए जो भी बाहर हो रहा है। दूसरा उन्होंने बोला जो दूसरे कर्तव्य है वो होना चाहिए कि बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़, जो जो लोगों की इंस्पिरेशन है उसको फुलफ़िल करना है, लोगों की जो नीड्स हैं और ऐसी लोगों के अंदर स्किल सेट को डेवलप करना है कि हम सेल्फ सस्टेन्ड हो पाएँ, हमारे को फिर से किसी और की डिपेंडेंसी ना हो। और तीसरा बात बोला जो सबका साथ सबका विकास, तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है। तो तीनों को अगर इकट्ठे अगर आप देखोगे तो वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए जो भी स्किल सेट और कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करनी है अमंग्स द पीपल वो उसकी बात कर रहे हैं। और आपको बोल रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं टू विकसित भारत 2047 विजन। और ये सब बहुत सारे आइडियाज़ जो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने जो यंग यूथ कॉन्क्लेव किया है इन 2026 विद द लीडर्स, लॉट ऑफ आइडियाज़ उनके थ्रू आए थे। तो इसको इन सबको बेस बनाते हुए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई। हर सेक्टर में खर्चे की बात की गई, चाहे वो 7 नए रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हाई स्पीड रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, या टूरिज़्म को बूस्ट करने की बात करी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करी गई। हर सेक्टर को लेके चले हैं साथ में। देर आर ओवरऑल इट्स अ बैलेंस बजट, आई मस्ट से दैट। और इन्होंने ऑन द डायरेक्ट टैक्स, जो आपका क्वेश्चन था कि डायरेक्ट टैक्स में क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या हिट्स हुए, क्या मिस हुए, और ओवरऑल आप किस तरीके से देखते हैं इसे। तो डायरेक्ट टैक्स में एक्सपेक्टेशंस तो हर साल की तरह एक आम आदमी की होती हैं कि हमारे को कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जाएँ। जैसे कि सैलरी क्लास जो लोग हैं वो कब से ये डिमांड कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए, बिकॉज जो बिज़नेस या प्रोफेशनल कैटेगरी में लोग काम करते हैं उनको जो भी वो खर्चे करते हैं उस प्रोफेशन को, बिज़नेस को चलाने के लिए, उनको वो खर्चे अलाउ होते हैं, उनको उसकी डिडक्शन मिलती है। बट सैलरी में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ऐसा फैसिलिटी नहीं है। तो वो कह रहे थे कि 75,000 को बढ़ा के कुछ 1.5 लाख या 2 लाख रुपए करा जाए, जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट है। वो इज़ अ मिस, बिकॉज दैट्स एवरी ईयर द पीपल कम्स विद द सेम डिमांड। सेकेंड इज़, आपको पता है कि एक नया टैक्स रिजीम गवर्नमेंट 3-4 साल पहले लाई थी, जो गवर्नमेंट जिसको डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के तरीके से बनाना चाहती है और ओल्ड टैक्स रिजीम को हटाना चाहती है। ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाई। आपको जान के खुशी होगी कि 75% ऑफ द टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, आर फाइलिंग अ टैक्स रिटर्न यूजिंग अ न्यू टैक्स रिजीम। तो उसको 100% करने के लिए जो 25% का गैप रह रहा है, और उसको और लिक्विडेटिव बनाने के लिए कुछ उम्मीदें की जा रही थी कि हमारे पास कुछ एसेंशियल डिडक्शंस हैं, जैसे कि आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, आप लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, उस पर जो ब्याज देते हैं, उन सबको अलाउड किया जाए, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में वो सब खर्चे अलाउड नहीं है, वो एग्जम्पशंस डिडक्शंस अलाउड नहीं है। तो वो एक था कि वो भी किया जाए, वो भी नहीं हुआ। और कुछ और उम्मीदें थी लोगों की, बट ये जो 2-3 जो मैंने आपको बताया, दीज आर द मिसेस। हाउएवर देर आर फ्यू विच गवर्नमेंट हैज़ कंसिडर्ड, जैसे कि जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं वो कब से बोल रहे थे कि जो TDS ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, बिकॉज अगर आप देखे जाए तो जो TDS काटते हैं जब आप हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं, वो अगर नॉन रेजिडेंट बेच रहा है तो बायर को टैन लेना पड़ता था और उसके अंदर सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ती थी। बट उसमें बहुत बड़ी रियायत दी है उन्होंने, अब बोल दिया कि उसको भी पैन बेस्ड चालान भरना है, आपको टैन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक ऑन द रैशनलाइजेशन एंड देयर लॉट ऑफ TCS, जो TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो भी बाहर घूमने जाता था उसको TCS देना पड़ता था, 5% या 20% डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा टूर पैकेज वो ले रहे हैं। अब उसको 2% कर दिया गया है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और जो TCS अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, अगर आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या मेडिकल रीज़न के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको 5-10 लाख के ऊपर 5% TCS काटना पड़ता था, अब वो उसको 2% कर दिया गया है। वो भी बहुत बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सो कंप्लायंस बहुत इजी कर दी है। अगर आप देखा जाए तो जो टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिवाइज टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो डेट थी वो 31 दिसंबर होती थी, उसको लेके 31 मार्च कर दिया गया है, जो 3 महीने का एडिशनल टाइम मिला है। जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं, और इंडियन भी जो बाहर जाके काम करते हैं, तो 2-3 कंट्री का उनको टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो जो उनका टैक्स ईयर का डिफरेंस है, उसमें कभी कभी होता था कि वो
वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाते थे बिकॉज ये लिमिटेशन थी कि 31 दिसंबर से पहले करना है। लेकिन अब वो 3 महीने का टाइम मिल गया तो वो एक्चुअल टैक्सेस इनकम को भी डिक्लेयर कर पाएंगे और एक्चुअल जो टैक्सेस दिए उन्होंने दूसरी कंट्री में उसका भी बेनिफिट ले पाएंगे। और कुछ रह जाता है उसको रिवाइज करने का एडिशनल टाइम दिया है विच इज़ वेरी पॉजिटिव मूव। सो इस बार जो फोकस था was not on it's a conscious shift from headline tax relief to meaningful reform in tax administration. That's a baseline I must say कि हम डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देने आते बिकॉज हमको लगता है कि जो हमने रजीम बनाया हुआ है वो बहुत स्टेबल हो गया है। हमारा जो टैक्स सिस्टम है इट्स नाउ स्टेबल। जैसे मनोज जी ने कहा कि अगर आप देखें न्यू इनकम टैक्स एक्ट की बात हुई है जो 2025 जो लास्ट ईयर आया था उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी और उसको 1 अप्रैल 2026 से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जिसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन रैशनलाइजेशन की बात हुई है। ये जो प्रोविजंस लाए गए हैं इसमें लॉ को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है। लिटिगेशन जो रैशनलाइजेशन ऑफ लिटिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रोविजन से पेनल्टीज थी उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। तो ये ओवरऑल ये मेरा फर्स्ट व्यू था, लेकिन जैसे हम आगे इस बात को बढ़ाएंगे तो मैं आपको और बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सर बहुत बड़ा फोकस सरकार का था वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना था और पूरे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना था, इसलिए एक्सपोर्ट में कुछ बड़े बेनिफिट्स दिए गए खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस में। उसको बताइए और उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो रैशनलाइजेशन था, मोटे तौर पर सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है, या उसको इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से आप बड़ा फैसला मानते हैं? देखिए जब हम कस्टम्स की बात करते हैं तो अभी उन्होंने क्या किया है इसको आप थोड़ा कि इनपुट के ऊपर यदि आप रेट्स भी देखेंगे तो इनपुट्स के ऊपर उन्होंने रेट घटाए हैं, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर रेट बढ़ाए हैं। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है, जो मतलब ख़त्म कर रहे हैं और आगे 2028 तक सब ख़त्म कर देंगे और उसको उसकी जगह टैरिफ में ही एंट्री ले आएंगे। तो सबसे पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे नॉट बाय जस्ट रिड्यूसिंग रेट ऑफ टैक्सेस। सबसे पहला है कि बिफोर रिड्यूसिंग टैक्सेस वो चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। इन्वेस्टर्स इंडिया में आए तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े, उसको पता हो कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना रेट ऑफ टैक्स है। उस पता चला उस आज की रेट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि यदि आप कस्टम्स का कोई रेट जानने जाएं तो आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे एक्सपर्ट को भी, इसके बाद भी वो कंफर्म नहीं होगा कि उसने जो रेट बताया है वो ठीक है कि नहीं है। भाई इस प्रोडक्ट का क्या क्लासिफिकेशन है, फिर वो टैरिफ रेट क्या है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन क्या है, उस एग्जम्पशन की क्या कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल होती है कि नहीं होती हैं। तो वो एक सही सिस्टम नहीं है। तो वो चाहते हैं कि भाई वो टैरिफ रेट में ही वो बता देंगे कि भाई इसमें यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका टैक्स रेट ये है, आपको एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सबसे बड़ा जो इस बजट में है वो उसके ऊपर क्लियर कट गाइडलाइंस दे दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है बेनिफिट, जैसे कि अभी ये इंपोर्ट होता है, ठीक है, तो इंपोर्ट होगा तो हमारे यहाँ ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल चेक होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली कि भाई क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है। अब क्वालिटी कंट्रोल चेक में मान लो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब निकल गई या आपको कुछ गलत चीज़ आ गई, ड्यूटी तो आपने पे कर दी है, अब उसको वापस भेजना है तो नॉर्मली वो इतना इजी नहीं होता। आपको सप्लायर से बात करनी होती है, चीज़ों को एग्री करना होता है और उसके बाद जब आप भेजते हैं पता चला कि 6 महीने हो गए तो कस्टम आपको ड्यूटी रिफंड नहीं देगा जो आपने वापस भेजा है। तो उस 6 महीने को बढ़ा के 12 महीने कर दिया गया है, तो ताकि जो नॉर्मल फ्लो ऑफ इम्पोर्ट है वो बना रहे और उस पर ऊपर कोई लॉस ना हो किसी को भी, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा है। इसके अलावा भी आप देखेंगे अभी तो शायद इस वजह से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं क्योंकि हमने बहुत सारे FTAs किए हैं अभी, और उस FTA को इफेक्चुएट करने के लिए गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे क्योंकि रेट ऑफ जब ड्यूटी कम करते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट नहीं जाना पड़ता, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस आएंगे जिससे जो हमारे जो FTA हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है।
तो वो भी शायद एक वजह थी जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा रेट में चेंजेस नहीं किए हैं, उतनी ही चेंजेस किए हैं जितने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट आने वाले समय में आप देखेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रेट नोटिफिकेशंस भी आएंगे। इसके अलावा बहुत सारी पीएलआई स्कीम भी आएंगी, ताकि एक तरफ ईयू से आपको एक्सपोर्ट एफटीए है, आपको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दूसरी तरफ आपको पीएलआई दिया जाए ताकि आप इनकरेज हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सो इट विल बी ए डबल बेनिफिट टू द एक्सपोर्टर और इंडियन मैन्युफैक्चरर टू मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट टू द ग्लोबल वर्ल्ड, स्पेसिफिकली यू एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम वेयर वी हैव एंटर्ड इनटू एफटीए। ओके सर, डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा इनकम टैक्स में सरकार जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको डिफ़ॉल्ट बनाने जा रही है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि उसमें कम रिलैक्सेशन मिलते हैं, कई डिडक्शन भी कम मिलते हैं, तो ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग बेनिफिट्स का भविष्य अब क्या होगा, और हेल्थ क्लेम क्या न्यू टैक्स रिजीम में शामिल होंगे ओल्ड टैक्स रिजीम वाले, इसको आप कैसे देखते हैं जब ये सब पूरी प्रोसेस हो जाएगी और आपका भी 75% लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और अगर 100% लोग ऑप्ट करेंगे तो क्या इसका भविष्य क्या होगा? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इसको मैं डिफरेंट तरीके से आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एज ए कंट्री हमारा जो देश है उसमें कोई फॉर्मल पोस्ट रिटायरमेंट वेलफेयर या बेनिफिट स्कीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे यूएस हो, यूके हो या यूरोप में हो, रिटायरमेंट के बाद आपको सारा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सब कुछ सरकार देती है। हमारी कंट्री में ये नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लोगों को अपने रिटायरमेंट के बाद का सेविंग आज से ही करनी चाहिए। और एक तरीका जो बहुत महत्वपूर्ण होता था, जो लोग सेविंग की तरफ जाते थे, जैसे आपने बात करी ईएलएसएस हो गया या एनपीएस हो गया या पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने घर खरीदते हो अपनी सिक्योरिटी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब होता था कि हमको एक छूट मिलती थी इनकम टैक्स में। एटीसी सेक्शन में हमारे को 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी। अगर हम एनपीएस करते थे तो उसमें हमारे को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी छूट मिलती थी और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में भी छूट मिलती थी। तो वो एक मोटिवेशन होती थी, एक तरीका होता था कि आप सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में डालें तो आपको रियायत मिलेगी टैक्स में भी, और आपकी रिटायरमेंट के बाद के लिए भी जो पैसा है वो जमा होता रहेगा। जो रिसेंटली डेटा जो आया है, मेरे को ये नहीं पता, बट इतना पता है कि 15 से 20% लास्ट जब से न्यू टैक्स रिजीम, या वैसे ही जब लास्ट फ्यू ईयर्स पोस्ट कोविड, पीपल हैव स्टार्टेड मोर ऑन द स्पेंडिंग रादर देन सेविंग। तो जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा आता है वो 15 से 20% डिक्लाइन हो चुका है पहले से ही। और जिस तरीके से जो माइंडसेट है लोगों का, क्योंकि लोग ज़्यादातर पैसा आजकल इक्विटी मार्केट में डालते हैं, जो शॉर्ट टर्म विजन है, एसआईपीस कर ली, म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो पीपीएफ जो आपने बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए और न्यू टैक्स रिजीम को 100% कंप्लाई करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें और ओल्ड टैक्स रिजीम चली जाए। तो जो एसेंशियल डिडक्शंस हैं, जो मैंने पहले भी बताया, जैसे आप मेडिकल इंश्योरेंस इज़ अ नेसेसिटी, उसमें जो भी आप प्रीमियम देते हैं उसको खर्चा अलाउ किया जाए। जो आप हाउसिंग लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए, उस पर जो ब्याज देते हैं उसका खर्चा अलाउ किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं, वो जो बेसिक है उनको, तो जो एसेंशियल है आपकी, इट्स अ नेसेसिटी, उस पर जो भी खर्चा किया जाता है वो जो ओल्ड रिजीम में अलाउड है, वो एग्जम्पशन डिडक्शंस, वो इसमें भी लाई जाए, और दैट विल इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो एंड सिक्योर द लाइफ of the people to get a better living post retirement also, because we as a country does not have a formalized welfare social security system in the as a whole. So ये इसको इस तरीके से लिया जाए और लोगों को सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे रेशनलाइजेशन बजट के बाहर ही हो रहे हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, सितंबर में जब हुआ था तो बजट में इतने बड़े अनाउंसमेंट नहीं किए जा रहे हैं। तो इसको आप सरकार की रणनीतिक पहल मानते हैं कि क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है, या बजट से इसको बाहर रखना ये सरकार का 12 महीने का एक जो रवैया होता है कि 12 महीने सरकार काम कर रही है और वो कभी भी बड़ा डिसीजन ले सकती है, उसके नज़रिए से देखते हैं क्या? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हम जीएसटी की बात करते हैं, तो जीएसटी में अब दोनों स्टेक होल्डर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, ठीक है ना। तो वो अब
मतलब आने वाले टाइम में भी वो बजट स्पेसिफिक नहीं होगा, क्योंकि जो जीएसटी के जो फैसले लिए जाते हैं, बड़े फैसले, वो जीएसटी काउंसिल लेती है। ठीक है, तो अब जैसे जीएसटी काउंसिल 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें जो बड़े फैसले लिए गए उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और जो कुछ जिसके लिए लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी वो इस बजट में ले आए हैं वो। ठीक है, तो ये तो जीएसटी में तो मान के चलिए कि अब बजट में बहुत कम आया करेगा। ठीक है, कस्टम्स में भी वो इंडिकेट करना चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी रहेगी, वो अननेसेसरली रेट में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सो दैट कि दे वांट टू गिव ए मैसेज कि भाई सब जो है हमारा जो स्टेबिलिटी है, आप एक पॉलिसी स्टेबिलिटी है, और जो है आप उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर बजट के लिए आपको चिंता वो करना पड़े कि यार स्टॉक रोक के रखो या इंपोर्ट रोक के रखो कि साहब रेट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बताना चाहते हैं कि नहीं यार, ये आप अपना बिजनेस एज यूजुअल जारी रखो, और बजट जो है वो मतलब इट इज़ टू फैसिलिटेट, नॉट टू ट्वीकिंग, और उसके लिए नहीं है कि वो रेट हमेशा चेंज करें। तो स्टेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट इंडिकेट करना चाहती है कि भाई ये स्टेबिलिटी है, जो टैक्स पॉलिसी है हमारी वो स्टेबल है, और उनमें यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। सर एसटीटी का एक बहुत बड़ा फैसला आया, उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया, लगभग 100% से भी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी की गई। हमने एक जेन स्ट्रीट का केस भी देखा था, जब काफ़ी ट्रेडिंग के में बड़ा फ्रॉड के भी मामले आए थे। उसके बाद मार्केट भी आज गिरी जब सरकार ने एसटीटी का फैसला लिया। आप इन फैसले को कैसे देखते हैं? और इससे पहले जब सेबी की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगभग 90% लोग नुकसान उठाते हैं, तो सरकार उस पहल की तरफ जा रही है, या फिर एसटीटी में क्योंकि ज़्यादा ट्रेड डाटा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो रहा है तो वहाँ सरकार को कमाई का मौका है, तो सरकार वहाँ से कमाई कर रही है क्या? नहीं, ऐसा देखिए, आपने सही कहा कि आज जो आई थिंक हमको समझना चाहिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मार्केट ने इतना एग्रेसिव रिस्पांस दिया। पहला, जैसे कि बोला कि बहुत एक्सपेक्टेड था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ रियायत आएगी, क्योंकि जो 1.25 लाख की एग्जम्पशन है उसको बढ़ाया जाएगा टू 2 लाख और 1.75 लाख। ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेयर मिनिमम एग्जम्पशन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो रेट है उसको भी रेशनलाइज किया जाएगा, वो नहीं हुआ। उसके ऊपर सरकार ने कुछ भी नहीं बोला, तो वो एक था। और दूसरा, आपकी बात ठीक है जी, फ्यूचर और ऑप्शंस के जो एससीटी रेट्स को बढ़ाया गया है। जो फ्यूचर का एससीटी रेट था 0.02% था, तो उसको 0.05% किया गया है, और उसका भी 0.1% से लेके 0.15% का ऑप्शंस का किया गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेबी और सरकार बार बार ये मैसेजिंग दे रही है कि 90% ऑफ द पीपल लूज मनी इफ़ दे इन्वेस्ट इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, पर आपको मान के हैरानगी होगी कि 99% ऑफ द मार्केट स्टिल हैव फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इफ़ यू सी, जो आज सेंसेक्स है या वो है, उस पर जो 99% इन्वेस्टमेंट्स है वो फ्यूचर ऑप्शंस की है। सो इसलिए वो बहुत बड़ा एग्रेसिव मूव हुआ कि उन्होंने इसे पॉजिटिव नहीं लिया, और मार्केट ने बहुत उस तरीके से रिएक्ट किया, जिसकी वजह से आज हम देख सकते हैं कि बीएसई 10% नीचे है, सेंसेक्स 2400 पॉइंट नीचे है। सो बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आया। बट आप अब ये सरकार का शायद मैसेज भी ये होना चाहिए कि हम मोटिवेट नहीं करते हैं लोगों को फ्यूचर ऑप्शंस में, बिकॉज एज 90% ऑफ द पीपल आर लूजिंग देयर वेल्थ, दे वांट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू कम एंड स्टे इन द मार्केट, हैव अ ट्रस्ट। उनका विश्वास होना चाहिए इकॉनमी पे, विश्वास होना चाहिए यहाँ की लिस्टेड कंपनीज पे, और उस बेसिस पे लॉन्ग टर्म विजन की तरह इन्वेस्ट करें। जैसे उन्होंने बोला कि हमारा जो कर्तव्य है, पहला कर्तव्य यही है कि हमको इस तरीके की इकॉनमी बनानी है जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म विजन हो, और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से इम्पैक्ट ना हो। सर बजट से पहले ही जब जीएसटी में रिफॉर्म्स किए गए थे तो सिन गुड्स पर जो है टैक्स बढ़ा दिए गए थे। तो हालांकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो, और बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी देती है, उसको आप कैसे देखते हैं? और सिन गुड पर सरकार का जो रवैया है, और इससे पहले भी गेमिंग ऐप पर भी सरकार ने उस पर सख्ती अपनाई थी, तो ये आप उसको कड़ा मानते हैं, या फिर ये भी होना भारत जैसे देश में सिंपल चीज़ है, हालांकि उसके भी आफ्टर इफेक्ट फार्मर्स और सब इंडस्ट्री में नज़र आ सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो कि कोई भी सरकार, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी सरकार मतलब ऐसा नहीं दिखना चाहेगी कि वो सिन गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर कोई ये एलिगेशन लगाए कि भाई ये सरकार जो है सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। ठीक, तो एक तो वो है। दूसरा रेवेन्यू आता है।
तीसरा जो WHO की गाइडलाइंस है वो इनके ऊपर करीब 70% टैक्स लगाने की है, और अभी जो हमारा टैक्स ब्रैकेट है वो अभी भी कम है उससे, ठीक है। तो एक तो वो है। दूसरा एक मतलब कुछ स्टडीज हैं जिसमें है कि देखिए एग्जिस्टिंग जो है वो तो शायद उसको नहीं छोड़ पाएगा, मान लो कोई स्मोकर है तो अभी तो नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन जो न्यू जॉइनर्स हैं, जो नए लोग हैं जो सिगरेट पीना शुरू करेंगे या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी एक डिटरेंट हो जाता है, क्योंकि चीजें महंगी हो गई हैं तो शायद वो उस तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। और ये स्टडी में हुआ है कि ये इस तरह के एफर्ट से इन चीज़ों के कंजम्पशन में एटलीस्ट नए कंज्यूमर कम बनते हैं। तो ये तो देखिए चलता रहेगा, मतलब ये इरेस्पेक्टिव ऑफ की इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसीलिए बैन नहीं किया, ठीक है, इसीलिए बैन नहीं किया। टोबैको प्रोडक्ट्स जो है वो बैन नहीं है, और ये अल्कोहल है बैन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इनके ऊपर हैवी टैक्स लगा के इसको डिस्करेज कर सकती है, ठीक है। तो एक तो वो है। बाकी गेमिंग इंडस्ट्रीज हैं, मुझे लगता है कि इसमें टैक्स या इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से सरकार ने कदम उठाया होगा, क्योंकि पहले उन्होंने शुरू किया फिर बंद किया, तो आई एम श्योर कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हमें पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो हमें नहीं पता है, विच वुड हैव, मतलब जिसकी वजह से बाधित हो गई सरकार इनको बंद करने के लिए। सर, सरकार की एक स्कीम एसडीबी चलती थी, हालांकि अभी भी वो रिटेंशन के लिए अवेलेबल है, जिनके पास पहले से उसके पास है, लेकिन नए अलॉटमेंट उसमें नहीं आ रहे हैं, नए सब्सक्रिप्शन अलाउड नहीं है। एसडीबी के सामने अब जो ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वालों के पास है वो गोल्ड ईटीएफ है, लेकिन उसमें जो पीरियड है जिसके हिसाब से एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उसका पीरियड अलग अलग है इक्विटी से। क्या उसको रेशनलाइज करना चाहिए, या फिर सरकार इसमें एक बड़ी भूल कर रही है एसडीपी के कम से कम ऑप्शन के तौर पर दूसरा प्रोडक्ट खड़े करने के लिए? देखिए, मैं इतना इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा कि मैं इस चीज़ को आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। सी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके के हो, चाहे आप इक्विटी के थ्रू जा रहे हो, चाहे ये जो ETFs के थ्रू जा रहे हो, या जो SGPs के थ्रू जा रहे हो जो आप बोल रहे हैं, तो वो आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन एज ए सेट कि आजकल जो यूथ है वो ज़्यादातर इक्विटी मार्केट की तरफ ज़्यादा झुकाव है, और लॉन्ग टर्म अभी आप देखिए कि कितना वॉलेटाइल रहा, सिल्वर में भी, गोल्ड में भी। एकदम से बबल है, मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि एक बबल है जो इतना प्राइस ऊपर जाना कोई विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिल्वर पहले बैटरीज में यूज़ नहीं होता था या सेमीकंडक्टर्स में यूज़ नहीं होता था, उसकी यूसेज तो सेम ही है, और यूसेज इतना भी कोई बढ़ नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्लोबली एंड उसका जो अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट की यूसेज है वो भी सेम ही है। वो एक बबल है, ठीक है, और वो शॉर्ट टर्म विजन था। तो सरकार का हमेशा ये व्यू रहता है कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म और स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स हो, तो उसकी तरफ जो स्कीम्स और रैशनलाइजेशन है उसकी तरफ वो ज़्यादा एफर्ट्स डालती हैं, और वो हम देख भी रहे हैं। आप जैसे ऑब्वियसली इस बजट में बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट कुछ भी नहीं आया। सो आई थिंक गवर्नमेंट फील्स की जो लास्ट ईयर उन्होंने रैशनलाइजेशन की है ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट मैटर। फाइनल रिमार्क्स पर सर बता दीजिए कि जीएसटी में जो बदलाव हुए और अब बजट में आपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे देखे, वो कितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 12 महीने में बजट से पहले ही जीएसटी पर और कुछ सुधार होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर और कुछ सुधार हो सकते हैं? देखिए, जीएसटी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। कुछ प्रोसीजरल चेंजेस जरूर होंगे कोई, बट पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस मुझे अभी नहीं लगते, लेकिन प्रोसीजरल चेंजेस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जिसकी बहुत रिकमेंडेशन भी है। एक तो वो, और वो डेफिनेटली वो साल भर होते रहेंगे, बहुत सारे इस बजट के बाद भी बहुत सारे रिकमेंडेशन जाएंगे और चेंजेज होंगे जैसे जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। एक तो वो है। कस्टम्स में जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे FTAs होंगी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और इट इज़ जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम USA के साथ भी होगी, तो उस हिसाब से कस्टम्स के नोटिफिकेशन आएंगे, उसी हिसाब से हो सकता है PLI स्कीम भी आए, क्योंकि PLI स्कीम का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत सारे रोजगार क्रिएट किया है, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में बहुत, मेक इन इंडिया का में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जब हम
FTA करेंगे तो हमें एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स चाहिए, तो उसके लिए PLI स्कीम आएगी। तो मुझे लगता है कि मतलब इन सब के जो भी चेंजेज होंगी ज़रूर, लेकिन इन सब के अराउंड ही होगी, इन सब को बूस्ट करने के लिए और मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए होगी। ओके सर, फाइनल रिमार्क्स सर ये बता दीजिए, GST में जब रिफॉर्म हुए तो बोला जा रहा था कि एवरेज टैक्स जो है वो बहुत कम आ जाएगा। अब टैक्सेशन आज आप इंडिया में जो इनकम लेवल है हमारे, उसके हिसाब से कैसा मानते हैं, और सरकार इसमें क्या कोई बड़ा बदलाव करेगी अगले कुछ साल में? सर पहले तो इससे पहले कि हम बदलाव की तरफ जाए, पहले हम अंडरस्टैंड कर सकें कि जो डायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में विज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक US, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया कितना है। अगर हमारी कंट्री में 5% ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, तो वो बहुत कम है। देखा जाए तो US में 60-70% से ऊपर ही है, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे 85%, काफ़ी हद तक जीरो ही है। हाँ, जो 5% कर भी रहा है उसमें भी जीरो ही है। उसमें नहीं 5% ये जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऊपर से जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उसमें से 90% जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो 12 लाख की लिमिट से नीचे आते हैं, तो वो तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करते। तो पहले तो हमारे को ये देखना चाहिए कि जो कंप्लायंसेस है वो कितनी बढ़ा सकते हैं, कितने लोगों को आप बोल सकते हैं कि सही तरीके से आप अपने टैक्सेस को फाइल कीजिए। जो 5% के उसको हम कैसे 30-40% ले आ सकते हैं। अगर हमारे को डेवलप्ड इकॉनमी बनना है तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, जैसे GST में उन्होंने चेंजेस किए, दिवाली के आसपास जो काफ़ी रिडक्शन हुआ रेट्स पे, उसकी वजह से कितना कंजम्पशन बढ़ा, इतना द इकॉनमी गेट्स लॉट ऑफ कंजम्पशन एंड विच गिव्स लॉट ऑफ इम्पेटस और ग्रोथ इन द इकॉनमी ओवरऑल। तो वो बहुत पॉजिटिव मूव था। तो डायरेक्ट टैक्स हमारे को रेट्स में रैशनलाइजेशन करना वाज अ रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन एट द इंडिविजुअल लेवल, बट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे रेट्स वैसे ही काफ़ी रैशनलाइज है। उसमें इतना स्कोप नहीं है टिल द टाइम 5% से 40% तक नहीं पहुंचता, और उसको कम करना चाहिए। उसके बाद लेकिन आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस टॉपिक को गवर्नमेंट ने टच किया, इस बार उन्होंने कॉन्शियस शिफ्ट किया फ्रॉम हेडलाइन टैक्स रिलीफ टू मीनिंगफुल रिफॉर्म्स इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। वो उनका बेस लाइन था कि हम लिटिगेशन को कम करेंगे, ईज ऑफ कंप्लायंसेस करेंगे, हम जो पेनल्टीज़ हैं उसके सॉफ्टन करेंगे। उन्होंने कितनी तरीके के इम्यूनिटी दी, फॉरेन एसेट्स जिन्होंने नहीं डिक्लेयर करे उस पर बहुत इम्यूनिटी की बात करी है। TCS में हमने बात करी कि फॉरेन रेमिटेंसेस पे TCS कम हो गया। यंग जो पेयर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या यंग अर्नर्स हैं या मोबाइल पॉपुलेशन है, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। और उन्होंने ना अनडिस्क्लोज इनकम है, हम आपको पता है कि हमारे पास एक तरीका है कि आप 1 साल के अंदर 4 साल तक आप अपनी अनडिस्क्लोज इनकम कर सकते हो। और अगर तब भी नहीं किया और आपकी असेसमेंट चल रही है और आपको लगता है कि आपने ना रिटर्न अपडेटेड करनी है, तो भी आप कर सकते हो उस 10% ऑफ एडिशनल टैक्स देने के बाद, और एडिशनल इनकम है तो पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये सब गवर्नमेंट एक स्टेबल इकोसिस्टम बना रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है अपने टैक्स पेयर्स का और ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, कि आप आइए यहाँ पे हम आपको बिल्कुल विदाउट एनी लिटिगेशन, विदाउट एनी प्रोसिक्यूशन, विदाउट एनी पीनल इम्प्लीकेशन हम आपको एक स्टेबल टैक्स रिफॉर्म सिस्टम देंगे। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप देखिए जो क्लाउड कंपनीज़ हैं, फॉरेन क्लाउड कंपनीज़ हैं, उनके ऑफिस को एक टैक्स हेवन दे दिए 2047 तक का। कितना बड़ा मूव है कि आप यहाँ पे क्लाउड ऑफिस बनाइए, ग्लोबली यहीं पे कहीं पे भी काम करिए, आपको टैक्स हेवन दे दिए। तो गवर्नमेंट वो कॉन्फिडेंस बिल्ड इन कर रही है, और वो जो उन्होंने 3 कर्तव्य की बात की थी उसको आगे लेते हुए अपना 2047 के विकसित भारत के विजन की तरफ बढ़ रही है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टैक्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स जो सरकार के 2 सबसे बड़े रेवेन्यू होते हैं उसमें स्टेबिलिटी और रिफॉर्म की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कैसे टैक्सेशन सिस्टम में सरकार बदलाव कर रही है और आगे क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।